नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 11 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 20वें शिफ्ट का पेपर आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप एक बार प्रश्नों को देख लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको तुरंत उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि ग्रामर बेस होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ऑनलाइन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैराग्राफ पढ़ने का समय नहीं होता है, तो डायरेक्टली अगर आप प्रश्नों पर जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 वो ग्रामर वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 2 फायदे होंगे अगर आप डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर ही चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है, इसका क्या अर्थ है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है। 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है, स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय होगा। देखिए, इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रत्यय वाले प्रश्न आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्वाभाविक में हमसे प्रत्यय पूछा गया था, तो इसमें मूल शब्द क्या है। मूल शब्द इसमें स्वभाव है और उसमें इक प्रत्यय लग करके ये स्वाभाविक बना हुआ है। तो दिए गए विकल्प में देखिए इक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 98 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था, समय समय कौन सा शब्द है। तो समय समय में देखिए समय की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ये पुनरुक्त शब्द है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सफलता शब्द क्या है। तो सफलता एक संज्ञा शब्द है और उसमें भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे ना तो हम लोग देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति सफल हो चुका है। तो सफलता क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए 9 प्रश्नों में से 3 प्रश्न बिना पैराग्राफ को पढ़े आपने देख लिया, ठीक है। तो यही फायदा होता है डायरेक्टली प्रश्नों पर जाने का। अब चलिए बाकी के जो 6 प्रश्न बचे हुए हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दिया गया है, असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने के कारण सेवाएं या कुछ भी देने के लिए सुपात्र का चयन आजकल चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो देखिए इसी लाइन में 2 प्रश्न का उत्तर मिला है। एक पूछा गया था कि किसका चयन मुश्किल हो गया, तो सुपात्र का, और दूसरा पूछा गया था कि असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का मतलब क्या है। तो यानी कठिन है असली और बनावटी में अंतर करना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके लिए विशेष सूझबूझ और विवेकशीलता आवश्यक है। उपलब्धि या सफलता स्वयं में लक्ष्य नहीं हो सकती, बल्कि व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है। मन और निष्ठा से निष्पादित कार्य में व्यक्ति के समूचे कौशल प्रयुक्त होते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, समूचे कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं। तो मन और निष्ठा से किए गए कार्य में। तो एक उत्तर यहां पर भी मिल गया। आगे पढ़िए, और उसमें समाज को देने का भाव प्रधान होता है, ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि इसमें किसका भाव प्रधान होता है, तो समाज को देने का, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रधान होता है। लेन देन में निष्ठा का नियम आशीर्वाद के आदान प्रदान में भी लागू होता है। अनेक व्यक्ति उन बुजुर्गों से आशीर्वाद पाना अपना अधिकार समझते हैं जिनकी सूद लेना तो दूर, उन्हें हेर मानते हुए उनसे सदा दूरी बनाए रखी हो। आशीर्वाद तो बहुत बड़ी बात है। एक तुच्छ सी चीज आपको यूं ही कोई नहीं दे देगा। आशीर्वाद बर्गर या सिम कार्ड सी भौतिक बाजार में सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है। उसे दिल से सम्मान देना होगा। देने वाला आपकी मंशाओं और फितरत को समझता है। आप भले ही कुछ ना दें, यह भी आवश्यक नहीं कि उसके सानिध्य में रहें, पर उसके विचारों और भावनाओं को श्रेष्ठ समझते हुए वैसा करने का यत्न करेंगे तो वह
हृदय से आपको आशीर्वाद बरसाएगा और आप धन्य हो जाएंगे। ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है? तो अभी हमने देखा इसका अर्थ यह है कि असली और बनावटी में अंतर करना कठिन है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था, सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है? तो हमने पैराग्राफ में देखा कि सुपात्र का चयन करना कठिन है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। 93 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उपलब्धि या फिर सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या फिर सफलता प्राप्त होती है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है पैराग्राफ के अनुसार और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हमने देखा था कि मन और निष्ठा से किए गए कार्य में व्यक्ति के समग्र कौशल प्रयुक्त होते हैं। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। 95 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था, मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो इसमें देखिए परमार्थ का, पर मतलब कि दूसरों के और दूसरों की एक तरीके से सहायता करने का भाव परमार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ये भाव प्रमुख होता है। अभी हमने पैराग्राफ में भी देखा था। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती? तो देखिए सिम कार्ड तो पैराग्राफ में दिया गया था, खरीदी जा सकती है, मोबाइल भी खरीदी जा सकती, बर्गर भी खरीदी जा सकती, लेकिन आशीर्वाद बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के 97, 98 और 99 वाला प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि पहले ही हमने देख लिया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक एक पद्यांश पर यानी कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली हम लोग देखेंगे और उसके बाद से कविता को पढ़ करके उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न जो इस पर आधारित पूछा गया था, लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है? अगला प्रश्न है, कवि ने किस बात का आग्रह किया है? अगला प्रश्न है 102 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था, लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है? अगला प्रश्न है, दरवाजा खोलने से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न है 104 नंबर का, देखिए पूछा गया था, संवेदनशील व्यक्ति होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो ये एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, दोस्त की बात की जाए, डायनासोर की बात की जाए और दरवाजा की बात की जाए तो ये सभी संज्ञा है यानी कि नाउन है। लेकिन अगर खटखटाने की बात की जाए तो ये क्रिया है यानी कि वर्ब है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा शब्द भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है? ये सभी नाउन है तो एक समान है और ये वर्ब है तो अलग है। तो वहीं तो हमसे पूछा गया था, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 खटखटाना अलग होगा इन सभी तीनों शब्दों से। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ना आवश्यक है। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। देखिए, जब संवेदनाएं ही नहीं रहेंगी तो संवेदनाएं लिखने वाले कवि भी लुप्त हो जाएंगे। यानी कि संवेदना, इमोशंस की बात की गई है। जब इमोशंस खत्म हो जाएंगे लोगों के बीच में तो इमोशंस के साथ लिखने वाले कवि भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। आगे पढ़िए, डायनासोर की तरह ही यह मेरा लालच है। जैसे डायनासोर लुप्त हुए वैसे ही संवेदना के साथ लिखने वाले कभी भी लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, यह मेरा लालच है जिसे सोचकर मैं दरवाजा खोलता हूं और संवेदनाओं को अंदर ले लेता हूं। दरवाजा खोलने का मतलब यहां पर घर का दरवाजा नहीं है, बल्कि अपने आचरण के दरवाजे को खोल करके संवेदना अपने आचरण में ले लेता हूं, इसका सेंस ये हुआ। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। किसी से कहना मत दोस्तों, मैं समृद्ध हो गया हूं। कैसे समृद्ध हो गया हूं? संवेदना को अपने अंदर लेकर के, यानी इमोशंस को अपने अंदर लेकर के कवि कह रहा है कि मैं समृद्ध हो गया हूं। ठीक है, यानी कि अमीर हो गया हूं। इन संवेदनाओं के साथ दुख बस एक बात का है कि मेरे यहां आने से पहले वो कुछ और घर भी गए थे। कुछ और घर गए थे। कौन गया था? संवेदना गए थे। संवेदना कुछ लोगों के पास और गए थे, लेकिन आगे पढ़िए, उन्होंने कुछ दरवाजे और खटखटाए थे, लेकिन खैर हो सकता है कल आपके यहां आए, आप इन्हें वापस मत जाने देना। कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में संवेदना को जगह देना, इमोशंस अपने व्यक्तित्व में उतारना, इस सेंस में कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इमोशंस कई लोगों के पास गए थे, दरवाजा खटखटाए थे, यानी कि उनमें वो समाहित होना चाहते थे, लेकिन इमोशंस धीरे धीरे व्यक्तियों के व्यक्तित्व से खत्म होता जा रहा है, इस सेंस में यहां पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे पढ़िए। घर के अंदर ले आना मतलब कि अपने व्यक्तित्व में इसे उतार लेना संवेदना को, और समृद्ध हो जाना यानी कि अमीर हो जाना इमोशंस के साथ, इन संवेदनाओं के साथ। ठीक है, चलिए अब बाकी के प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है? तो ये
100 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दूसरा विकल्प, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इमोशंस लोगों में समाप्त हो रहे हैं, कवियों में समाप्त हो रहे हैं, उस प्रकार से ऐसे कवि जो इमोशंस के साथ यानी संवेदना के साथ लिखते थे वो भी लुप्त हो जाएंगे। यही बात कविता में कही गई थी। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कवि ने किस बात का आग्रह किया है, तो कवि ने पूरे कविता में इसी बात का आग्रह किया है कि संवेदनशील होना, अपने अंदर संवेदना को लाना, इमोशंस को लाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। मतलब कि इमोशंस कवियों के अंदर और व्यक्तियों के अंदर आना चाहिए था, इमोशंस होना चाहिए था, लेकिन वो इमोशंस उन व्यक्तियों में नहीं है। यानी कि लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है, ये होना चाहिए था, इमोशंस उनके अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये इमोशंस उनके अंदर नहीं है। इस स्थिति की ओर संकेत करता है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दरवाजा खोलने से क्या अभिप्राय है, तो कविता पढ़ते समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दरवाजा खोलने मतलब कि यहाँ पर किसी घर के दरवाजे खोलने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अपने व्यक्तित्व में संवेदना को उतारने की बात की जा रही है। यही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है। देखिए, संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न 104 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था संवेदनशील व्यक्ति होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है, तो पूरे कविता में समृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया कि संवेदना को अपना करके आप समृद्ध हो सकते हैं। ठीक है, समृद्ध मतलब अमीर। अमीर कैसे? संवेदना के माध्यम से। ठीक है, तो समृद्ध होना यहां पर इसका बिल्कुल सटीक और एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अंतिम वाला जो प्रश्न था 105, ये हमने पहले ही देख लिया था। समूह में कौन सा भिन्न है, तो इसका उत्तर था खटखटाना। ठीक है, तो ये पूरा एप्रोप्रिएट तरीका है गद्यांश या फिर पद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए पेडागॉजी वाले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। क्षेत्रीय भाषा मतलब कि देखिए, कोई एक विशेष भाषा होती है और क्षेत्रीयता की वजह से उसमें कुछ विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि बिहार का कोई व्यक्ति अगर हिंदी भाषा भी बोल रहा है तो उसमें बिहारी टोन देखने को आपको मिलेगा, और वहीं हिंदी भाषा ही अगर कोई हरियाणवी बालक बोल रहा है तो उसमें हरियाणवी टोन देखने को मिलेगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये क्षेत्रीयता की वजह से हो रहा है, किसी विशेष क्षेत्र की वजह से हो रहा है। यानी कि ये क्षेत्रीयता यानी क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, तो जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बोलते हैं, उसमें क्षेत्रीयता की वजह से जो विकार उत्पन्न हुआ है वही क्षेत्रीय भाषा को सही ढंग से परिभाषित करेगा। विकल्प नंबर 1 में देखिए दिया गया है, क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता। वाक मतलब कि बोलना, इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेशन करना। ठीक है, तो जब बोलने में हम अपनी भाषा को बोल रहे हैं तो हमारे विशेष क्षेत्रीयता की वजह से उस भाषा में जो कुछ भी विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है उसे ही क्षेत्रीय भाषा कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल पॉजिटिव होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज की बात की जा रही है। जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग साइन भाषा का प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जो सुन नहीं सकते वो भी साइन लैंग्वेज का भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है। तो केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ये सब जहां पर भी आपको दिख जाए वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, और चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है। भाव भंगिमा मतलब कि हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी बात की जा रही है। तो संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में हम लोग हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार के हाथों के सिंबल्स बनाते हैं। ठीक है, तो केवल ये भाव भंगिमा नहीं है, केवल एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि हमारे हाथों के द्वारा किए जा रहे साइन यानी कि सिंबल्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये केवल भाव भंगिमा की बात कर रहा था। पहला विकल्प देखिए, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है। अब देखिए, व्याकरण के अंतर्गत ही किस प्रकार से संकेत भाषा को कम्युनिकेट किया जाएगा, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो व्याकरण के नियम के अंतर्गत ही होता है। तो ये कहना कि संकेत भाषा का अपना व्याकरण नहीं है, ये निगेटिव है, गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, संकेत भाषा का व्याकरण है। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा सीखना क्या है। भाषा सीखना, सीखना यानी कि लर्निंग की बात की जा रही है, अधिगम की बात की जा रही है। तो देखिए, दो प्रकार से भाषा को हम लोग सीख सकते हैं। एक तो भाषा का
अर्जन होता है, जिसे हम लोग मदर टंग जिसके माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे व्याकरण के नियमों के अंतर्गत भाषा नहीं सिखाई जाती है। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बालक क्या करता है कि अपने माता पिता के द्वारा बोली जा रही भाषा या फिर अपने परिवार या फिर आस पड़ोस के सदस्यों के द्वारा बोली जा रही भाषा का हूबहू अनुकरण करते करते धीरे धीरे उस भाषा को ही वो अर्जित कर लेता है। तो जब बिना किसी प्रयास के नेचुरल इन्वायरमेंट में भाषा बच्चा बोलता है तो उसे भाषा का अर्जन कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, एक्वायर करना कहते हैं। लेकिन जब औपचारिक तरीके से विद्यालय में व्याकरण के नियमों के अंतर्गत कोई भाषा को सीखता है तो इसे भाषा का अधिगम कहा जाता है, इसे ही भाषा सीखना कहा जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि जनजात और अस्वैच्छिक। जनजात जो होता है वो मदर टंग होता है, यानी कि भाषा का अर्जन होता है, और हमसे भाषा का अधिगम पूछा गया था तो ये तो उत्तर होगा नहीं। तीसरा देखिए, स्वाभाविक तथा सुविचारित होता है। स्वाभाविक मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट में, और सुविचारित मतलब कि पहले से विचार करके और व्याकरण के नियमों के अंतर्गत। तो ये भाषा का अधिगम और अर्जन दोनों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। देखिए, सुविचारित मतलब कि व्याकरण के नियमों के अंतर्गत बिल्कुल विचार करके, और स्वाभाविक मतलब कि नेचुरल, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में भाषा का अर्जन होता है, ना कि अधिगम होता है। ठीक है, तो ये विकल्प गलत हो गया। एक पहला विकल्प देखिए, स्वाभाविक और अवचेतन। स्वाभाविक मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट में, और अवचेतन मतलब कि बिना चेतना के, तो ये भाषा का अर्जन होता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन कहने का मतलब कि देखिए, बच्चा चेतन मन में नहीं है, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत नहीं सीख रहा है, वह नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए माता पिता के द्वारा बोली जा रही भाषा का हूबहू अनुकरण करने लगता है। ठीक है, तो ये भाषा के अर्जन से जुड़ा हुआ है विकल्प नंबर 1, और हमसे अधिगम पूछा गया था तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सुविचारित और चेतन। सुविचारित का मतलब कि व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पूरे विचार के तरीके से, और चेतन मतलब कि बिल्कुल बालक भी एक्टिव है सीखने के लिए, तो ये भाषा के सीखने से संबंधित है, भाषा के अधिगम से संबंधित है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। उन्होंने बताया, एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि बच्चे जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाते हैं तो उनकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होने की वजह से, या फिर अलग अलग राज्यों से आने की वजह से। हो सकता है कोई पंजाब से बालक आया हो, उसकी मदर टंग पंजाबी हो सकती है, कोई उड़ीसा से आया हो, उसकी मदर टंग उड़िया हो सकती है, कोई साउथ से आया हो तो तेलुगु, तमिल, मलयालम में से कोई भी हो सकती है, और अगर यूपी का है तो हिंदी हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर विद्यालय में ये सभी बालक अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि एक शिक्षक इतनी मातृभाषाओं के बारे में जान पाए, इतनी मातृभाषाओं के बारे में कम्युनिकेट कर पाए? प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इस वजह से बहुभाषिकता ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे को उनकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, ताकि बच्चे अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, कक्षा विद्यालय के इन्वायरमेंट में अपने आप को सहज महसूस कर सकें। और जितने भी बालक हैं सबकी मातृभाषा का सम्मान किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा, और उनको उनकी मातृभाषा में ही एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए। और धीरे धीरे बच्चे विद्यालय की औपचारिक भाषा को सीखेंगे मातृभाषा से प्रारंभ करके। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना। प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि सबकी मातृभाषा को सीखा जा सके। ठीक है, तो यह विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, कक्ष में निर्देश की माध्यम की भाषा के सिवाय विद्यार्थियों की अपनी भाषाओं को प्रयोग नहीं करने देना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, सिवाय, एकमात्र, एक ही, यहीं, ये सभी जो विकल्प वर्ड्स होते हैं वो निगेटिव सेंस में होते हैं। चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया इसलिए विकल्प को निगेटिव कर दिया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्यपुस्तक के अनुवाद के लिए प्रयोग करना। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ट्रांसलेशन बहुभाषिकता का मतलब नहीं होता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों की भाषा मतलब कि वो उनकी मातृभाषा की बात की जा रही है, मदर टंग की बात की जा रही है। मातृभाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम और विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, यानी उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात की जा रही है। और उनकी मातृभाषा का शिक्षण, अधिगम में प्रयोग करने का मतलब यह है कि देखिए, एज ए टीचर पॉसिबल तो नहीं है कि सभी की मातृभाषा में उसको पढ़ाया जा सके, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब बच्चे को बोलने का मौका मिले तो कम से कम उसको अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर दिया जाए, ताकि बच्चा सहज महसूस करे। देखिए, यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात की गई है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें कक्षा इंटरेक्टिव है,
बालक भी प्रश्न पूछेगा और उसका जवाब टीचर देगा। तो बालक जब प्रश्न पूछ रहा होगा तो उसको उसकी मातृभाषा में बोलने का अवसर दिया जाए, ये कहने का मतलब है यहाँ पर बहुभाषिकता का मतलब। ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। पहले विकल्प में देखिए राष्ट्रभाषा की बात की गई, गलत हो गया। द्वितीय भाषा की बात की गई, गलत हो गया। तीसरे में देखिए सह राज्य भाषा की बात की गई, राज्य नहीं बल्कि राजभाषा बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कोई भी विकल्प इसका सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न को गलत मानते हुए सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इसके सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। निगेटिव सेंस में पूछा गया है। देखिए अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें मौसम पर आधारित जो भी निबंध या फिर लेख होता है, मौसम पर आधारित या फिर यूँ कह लें कि जो पर्टिकुलर किसी परिस्थिति पर आधारित होता है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर आधारित होता है जो कि हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, तो वो चीज़ प्रमाणिक नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया पत्रकारिता से एक कार्टून, तो कार्टून भी कम्युनिकेट करते हैं तो इसे हम लोग प्रमाणिक मानेंगे, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। समाचार पत्र में एक विज्ञापन, तो ये भी एक तरीके से प्रमाणिक होता है। चौथा देखिए प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा, तो ये भी प्रमाणिक है। लेकिन अगर बात करें पाठ्य पुस्तक में लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, तो कोविड-19 पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन के लिए था, हमेशा के लिए नहीं था, ठीक है। या फिर इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर मौसम की बात की जाए जो कि बहुत कम समय के लिए, तो वो हम लोग प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ये पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य, अनुवर्ती मतलब कि अब पाठ पढ़ा दिया गया, अब उसके आगे का कार्य यानी कि उसके बाद क्या करना है, ये उस सेंस में है, के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं और विचारों को लिखने के लिए कहती है। वह क्या कर रही है, ध्यान से समझिएगा। कहानी के पाठ को पढ़ाने के बाद से जब लिखने के लिए बोला गया तो बच्चे में लेखन कौशल का भी विकास किया जा सकता है, साथ ही साथ बच्चे में एक तरीके से रिकॉल करने की भी क्षमता का विकास किया जा सकता है कि जो बच्चे ने कहानी पढ़ लिया है अब वो कितने समय तक उसको रिकॉल कर पा रहा है या नहीं, यानी कि जो जो घटनाएं वो सुना था, जो जो घटनाएं वो कहानी के माध्यम से कल्पना किया था अपने माइंड में, उसको लिख पा रहा है या नहीं। यानी कि 2-3 कौशल पर इस पर टारगेट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा दे रही है। याद करना हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि याद करना अगर होता तो हूबहू वही वर्ड्स रट करके लिखने की बात की जाती। यहाँ पर कहानी की घटनाओं और विचारों को लिखने के लिए कहा गया, ना कि हूबहू लिखने के लिए कहा गया। तो याद करना ये निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उनके लेखन कौशल को पुनर्बलन दे रही है। तो केवल लेखन कौशल नहीं है, लेखन कौशल के साथ साथ यहाँ पर इमेजिनेशन पावर को भी इन्हांस करने की बात की जा रही है, क्योंकि बच्चे ने जो कहानी पढ़ा है अब अपने भाषा में जब वो लिखेगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो उसमें कुछ ऐड करेगा ही करेगा, हूबहू शब्दों को थोड़ी लिखेगा। तो ये इमेजिनेशन पावर को भी इन्हांस करने की बात की जा रही है, और विकल्प में केवल लेखन कौशल को पुनर्बलन देने की बात किया गया था, इसलिए ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है। पढ़ना नहीं है, दोबारा उसे लिखने के लिए बोला जा रहा है, और विकल्प पढ़ने की बात कर रहा था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। उप विषय वस्तु मतलब कि देखिए यहाँ पर एक विषय वस्तु यानी कि कॉन्सेप्ट कहानी हो गया, संप्रत्यय एक कहानी हो गया, ठीक है। अब उस कहानी पर आधारित जो भी कैरेक्टर्स या भी जो भी नैतिकता बच्चों को सिखाना था, तो वो सभी चीज़ें उप विषय के अंतर्गत आएंगी। अब बच्चा जब खुद से विचार करके अपनी भाषा में कहानी को लिख रहा होगा तो निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें वो टारगेट करेगा, और इसलिए ये उप विषय के निर्माण में सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण साहित्य पाठ्य सामग्री के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा केवल 3 ही विकल्प दिया गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की में इसका उत्तर दिया था, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा विकल्प दिया गया, साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है। समालोचनात्मक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, यानी किसी कॉन्सेप्ट के गुण और दोषों पर चिंतन करने में ये विकास करती है। तो ये बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, सही है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद और मजे के लिए होती है। जाहिर सी बात है, बच्चों को जो कविता पढ़ाया जाता है, कविता में जो लय होते हैं, लय के माध्यम से बच्चे जोर जोर से जब उन्हें गाते हैं कविता को लय में,
तो उनको आनंद आता है। तो कविता जो होता है वो आनंद के लिए पढ़ा जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जा सकता है। तो ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जो कविता होती है उसका उपयोग हम लोग आनंद लेने के लिए करते हैं, ना कि व्याकरण पढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस में, इसलिए यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे वह अपने अगले दिन अपने समूह में पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से समझिएगा। एक लेख रवीन समाचार पत्र में पढ़ता है, और वो क्यों पढ़ा है? इसलिए पढ़ा है कि अगले दिन अपने ग्रुप में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। अब संपूर्ण विचार कहने का मतलब क्या है? एक तरीके से थीम कहने की बात की जा रही है, सार कहने की बात की जा रही है। जो भी लेख समाचार पत्र में पढ़ा जाता है तो हूबहू हम लोग ऐसे थोड़ी बोल देते हैं ग्रुप में। जैसे कि मान लीजिए लिखा रहता है कि संवाददाता इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि पर्टिकुलर किसी पार्टी में उनके द्वारा किसी पर्टिकुलर नेता के द्वारा ये वक्तव्य कहा गया, जिसके जवाब में विपक्षी पार्टी के नेता ने ये जवाब दिया, और ये सभी इस प्रकार से भाषा पेपर में लिखी रहती है। लेकिन जब आप ग्रुप में बात करते हैं तो ऐसे थोड़ी औपचारिक भाषा का प्रयोग थोड़ी करते हैं। आप तो ऐसे कहते हैं ना कि हाँ इस पार्टी ने ये बोला, उसके बाद से उसके विपक्ष में इस नेता ने ये बोला, मतलब कि अपनी भाषा में उसको हम लोग कर देते हैं। यानी कि मोटा मोटी हम लोग पेपर में क्या पढ़ते हैं? सार पढ़ते हैं, थीम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इस पठन को किस रूप में जानना चाहिए। तो ये सरसरी तौर पर पढ़ना है, यानी कि एक तरीके से उसका सार। अब हम लोग किसी टॉपिक का सार लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं? लाइन बाय लाइन थोड़ी पढ़ते हैं। मेन टॉपिक की आखिर किस बात के संदर्भ में ये लेख लिखा गया है, किस सेंस, इसका सेंस क्या है, इसका सार क्या है, इसका एक तरीके से थीम क्या है, तो ये सरसरी तौर पर पढ़ना कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पढ़ते समय वह शब्दावली पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? ध्यान से समझिएगा। पढ़ते समय की बात की गई है। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सभी में हम लोग शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। चाहे हम लोग बोल रहे हैं तो भी हम लोग शब्दों को बोल रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूँ। मैं क्या है? शब्द है, और प्रयोग क्या है? शब्द है। तो शब्दों का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। चाहे बोल रहा हूँ या फिर आप मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को सुन रहे हैं, तो आप भी शब्दों को ही सुन रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नीरज, तो नीरज भी एक शब्द है। और अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने स्क्रीन पर नीरज को पढ़ रहे हैं, तो नीरज भी एक शब्द है। मतलब कि आप बोले, सुने, पढ़ें या फिर लिखें, आप शब्दों में ही कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो देखिए, 4 कौशल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 इसमें सक्रिय शब्द भंडार होते हैं और 2 निष्क्रिय शब्द भंडार होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो मैं शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो प्रोड्यूस जब किया जाता है तो वहां पर एक्टिव वोकैबुलरी होता है, जिसे सक्रिय शब्द भंडार कहा जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर नीरज लिखा, तो ये वर्ड को मैंने प्रोड्यूस किया है लिख करके। ठीक है, उत्पादन किया है, तो ये प्रोड्यूस करने से ये सक्रिय शब्द भंडार के अंतर्गत आएगा। यानी कि देखिए, बोलना और लिखना ये सक्रिय शब्द भंडार है, और इसे ही एक और नाम से जाना जाता है, प्रोडक्टिव स्किल के नाम से जाना जाता है। और आप मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, तो इसे निष्क्रिय शब्द भंडार बोला जाएगा, या फिर इसे एक और नाम बोला जाता है, रिसिप्टिव स्किल। क्योंकि मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसे आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे सुन करके या फिर मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ करके। ठीक है, इतना क्लियर? अब इसी के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है कि पढ़ते समय शब्द पहचानती है, तो ये क्या है? पढ़ना। अभी मैंने आपको बताया कि ये रिसिप्टिव स्किल है, और इसी को हम लोग निष्क्रिय शब्दावली भंडार कहते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए, पढ़ना क्या हो जाएगा? निष्क्रिय शब्द भंडार। विकल्प नंबर 2 इसका एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल है। इसे हम लोग अंग्रेजी में BICS के नाम से जानते हैं, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि अनौपचारिक तरीके से जो कुछ भी भाषा का प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन करने में। देखिए, यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात आती है, यानी कि जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और उसका जो स्किल है, उसे ही हम लोग आधारभूत वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है? तो ये हम लोग भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि मैं जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, इसको मैं वर्तमान में ही प्रयोग कर रहा हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं आपसे इंटरेक्शन ही कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों
से गुजरने का अवसर प्रदान करती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, लेखन के कई चरण होते हैं। जैसे कि पहले मान लीजिए किसी टॉपिक पर हमें लिखना है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, जिसे मानसिक उद्वेलन बोला जाता है। यानी कि किस टॉपिक पर लिखना है, सबसे पहले हमारे माइंड में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है। उसके बाद से हम लोग मोटा मोटी आउटलाइनिंग तैयार करते हैं कि किस टॉपिक के बारे में लिखना है और क्या लिखना है। उसके बाद से ड्राफ्टिंग होती है, यानी कि पर्टिकुलर जिस कंटेंट पर हम लोग लिख रहे हैं, क्या उसमें हेडिंग्स होंगे, क्या सब हेडिंग्स होंगे, उस हेडिंग सब हेडिंग के अंदर कंटेंट क्या लिखा जाएगा, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग में तय किया जाता है। उसके बाद से पुनः हम लोग रीचेकिंग करते हैं कि कहीं जो कुछ भी हमने एक तरीके से ड्राफ्टिंग में तैयार किया है उसमें करेक्शन की आवश्यकता तो नहीं है। और अगर हमें एनालाइजिंग में ये पता चलता है कि हाँ कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, तो हम लोग संशोधन करते हैं और उसके बाद से संशोधन करने के बाद से फाइनल ड्राफ्टिंग की जाती है और उसके बाद लेख को लिखा जाता है और अंत में फाइनलाइजिंग होता है। तो ये पूरा चरण होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि गुजरने का अवसर मिलता है, तो इसे हम लोग कौन सी प्रक्रिया उपागम कहेंगे, तो इसे हम लोग प्रोसीजरल अप्रोच कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रक्रिया उपागम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कई प्रोसेस हैं, कई प्रोसीजर के तहत हम लोग लिख रहे हैं, तो इसे हम लोग प्रोसीजरल अप्रोच कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं वाच्य और काल, वाच्य को वायस हम लोग बोलते हैं और काल को टेंस बोलते हैं, का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह से बनते हैं, किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि कक्षा देखिए इंटरेक्टिव नहीं है। इंटरेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को वाच्य यानी एक्टिव पैसिव वॉइस तो बता दिया गया, उसके बाद से टेंस बता दिया गया, परिचय दे दिया गया और यह समझाते हैं कि नियम किस तरीके से बनते हैं, किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं, और उसके उपरांत वो बच्चों को बहुत सारे होमवर्क दे देते हैं। तो यहाँ पर बच्चा इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ घोषणा किया जा रहा है, इसलिए ये घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है। भाषा सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि भाषा प्रैक्टिकली तभी सीखा जा सकता है जब बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका मिले, यानी जब बच्चे ग्रुप में कार्य करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा अवसर होता है भाषा सीखने के संदर्भ में। तो वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें समूहों की बात की जा रही होगी। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप की बात नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह रोल प्ले में अभिनय करते हैं, तो रोल प्ले तो यहाँ ठीक है, वहाँ पर ग्रुप्स की बात होगी, यानी एक नाटक में 2-3 बच्चे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि रोल प्ले में नाटक में बच्चे बंध जाते हैं कि अपने स्वयं के विचार, वो मौलिक विचार नहीं कर सकते हैं, जो उनको एक तरीके से डायलॉग दिया गया है उसी को वो लोग बोलेंगे। तो इसमें भाषा सीखना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गाइडेड एक तरीके से लैंग्वेज लर्निंग है, यानी कि बच्चे बंधे हुए हैं कि उसी शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसी वाक्यों का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से देखिए दूसरा दिया गया, शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु वाटिका के लिए संवाद लिखते हैं, तो ये भाषा के केवल लिखने तक सीमित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। केवल लिखने की बात की जा रही थी, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए शिक्षार्थी समूह में 5 कहानी पढ़ता है, और वैसे भी यहाँ पर मैं बता दूं कि लिखना तक तो ठीक था, लेकिन ये संवाद लिखना केवल अकेले लिखा जा रहा है, ग्रुप की बात नहीं की जा रही है, समूह की बात नहीं की जा रही है, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए विद्यार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है, तो यहाँ पर समूह की बात की गई है, ग्रुप की बात की गई है। लेव वाइगोत्स्की के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि वो संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे, उनका ये मानना था कि बच्चे ग्रुप में ही सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं। तो ये चूंकि ग्रुप की बात कर रहा है, समूह की बात कर रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। विकल्प नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि त्रुटि सुधि, तो जो बच्चा बोलने में त्रुटि कर रहा है, जाहिर सी बात है उसको संशोधन किया जाएगा, यानी ये त्रुटि संशोधन भाषा शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा संकल्पना नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये भाषा सीखने से संबंधित है। तीसरा देखिए, प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, यानी जो हम लोग टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर संस्कृत सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मदर टंग यानी प्रथम भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो यही तो हस्तक्षेप होता है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, उसका संकल्पना है। पहला विकल्प देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड अप्रोच की बात की जा रही है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। हम लोग जो कुछ भी टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं वो ट्रांसलेट करके मदर टंग में सीख रहे हैं।
ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव था और हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ध्वनि की तरंग लंबाई। अब ध्वनि यानी कि जो साउंड है उसकी तरंग की लंबाई कितनी है, इससे भाषा शिक्षा का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये विकल्प निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था इसलिए यही विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।